म्यूट कर। लास्ट टाइम तक हमने का एक टर्म शायद बोली थी, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, कि हम मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी एमवीसी आर्किटेक्चर को क्यों फॉलो कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ कंसर्न की वजह से कि लॉजिक सारी की सारी अलग हो जाए, प्रेजेंटेशन सारी की सारी अलग हो जाए, और रिक्वेस्ट को इंटरटेन करना जो सर्वर का काम है वो सारा का सारा क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो हमारा कोड मैनेजेबल हो, डिबगेबल हो और स्केलेबल हो। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी लार्ज स्केल एप्लीकेशन में। स्केलेबल होने का मतलब ये है कि अगर आप छोटी एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन एक लिमिटेड हद तक बना रहे हैं, फ्यूचर में आपने उसको स्केल अप करना हो, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलेबिलिटी। डिबगेबल हो का मतलब ये है कि अगर कोई एरर या कोई बग वगैरह आ जाए, तो अगर आपका प्रोजेक्ट इस तरह प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो डिबगेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में चैलेंजिंग होता है। तीसरा रीयूजेबिलिटी भी, और चौथा क्या बोला, पता नहीं क्या बोला। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है किसी बड़ी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, इसलिए हमने इसे एमवीसी में ऑर्गेनाइज किया, यानी सेपरेशन ऑफ कंसर्न कर दिए। तो आखिरी काम हमने जो हमें दिख रहा है वो ये किया था कि हमने राउट माउंटिंग की थी, कि राउट्स को अलग किया। तो हमने ये कहा था कि यस आई रिमेंबर, ग्लोबल मिडलवेयर पे बात हुई थी कि ग्लोबल मिडलवेयर क्या होता है। बेसिकली मिडलवेयर इज जस्ट अ फंक्शन, ये फंक्शन कॉल विच गेट्स एग्जीक्यूटेड राइट इन बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल। फिर मैंने ये कहा था कि एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, एक्सप्रेस जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो इसकी डेफिनेशन लिखी होती है कि एक्सप्रेस इज अ राउटिंग एंड मिडलवेयर फ्रेमवर्क, यानी एक्सप्रेस पूरा का पूरा दो ही चीजों पर मुश्तमिल है, मिडलवेयर और राउटिंग। तो मिडलवेयर मैंने कहा था कि कुछ मिडलवेयर होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, जो हम खुद अपना फंक्शन लिखते हैं और उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में एग्जीक्यूट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं जब लिखेंगे बता दूंगा। बट कुछ मिडलवेयर होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, कुछ मिडलवेयर होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, कुछ मिडलवेयर होते हैं जो ग्लोबल होते हैं पूरी ऐप लेवल पे। तो ये जो ऐप डॉट यूज है ना, यूज मिडलवेयर है, ये ग्लोबल मिडलवेयर है, और ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब सर्वर किसी भी, यानी सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये मिडलवेयर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने कहा जी कि, और दूसरी बात ये कही थी कि जितने भी मिडलवेयर होते हैं वो सारे के सारे एक सीक्वेंस में, एक हायरार्की में चलते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट रिसीव होगी, स्लैश पे, स्लैश का मतलब आपकी रूट डोमेन, उसके आगे कोई पाथ ना हो, तो रूट डोमेन पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो उस रिक्वेस्ट को, ये जो माउंटिंग हुई हुई है राउट माउंटिंग, ऐप डॉट यूज उसको रीडायरेक्ट कर देगा किधर, जो भी सेकंड फंक्शन कॉल हुआ होगा विच इज प्रोडक्ट राउट्स, और प्रोडक्ट राउट्स में से ये रिक्वेस्ट जाएगी, तो इनकमिंग यूआरएल का जो राउट होगा वो इससे मैच होगा। अगर ये मैच हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये ना मैच हुआ, ये मैच होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये मैच हुआ, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इस फंक्शन के अंदर आएगा, और इस फंक्शन के अंदर से रिस्पॉन्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी वापस क्लाइंट को क्या जाना चाहिए। हमारा असल टारगेट क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ब्रेक ना हो। तो जो ये रिस्पॉन्स चला गया तो आगे कुछ भी नहीं चलेगा, बिकॉज यहीं से वापस क्या हो गया, वो क्लाइंट की तरफ मुड़ गया। लेकिन अगर वो भी नहीं हुआ, इस पे आया, इस पे आया, इस पे आया, तो फिर एक नेक्स्ट का फंक्शन था। बाजू का हम ये चाहते हैं कि इस फंक्शन के अंदर से कंट्रोल वापस क्लाइंट को ना जाए, बल्कि मैं चाहता हूं कि उसको बाईपास करके नेक्स्ट मिडलवेयर को मौका दे चलने का। तो फिर हम नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करते हैं, जब करेंगे तो दिखा देंगे। बट तो हम अब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो लास्ट टाइम एक एरर आ रहा था, वो एरर ये आ रहा था कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट नहीं था। हम टाइपस्क्रिप्ट में जाएंगे तो क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये जो क्लास वाला काम है ना, इसको हम हटा के दोबारा किस पे जाएंगे, फंक्शंस को वन बाय वन एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्टेड फंक्शंस को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अभी मैं चलाऊंगा तो ये एरर आएगा, और ये एरर हमें पता है लास्ट टाइम भी आया। कोड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है तो हम लेट्स सी। जी जी, नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कन्वेंशंस एक्सप्रेस ने दी हुई हैं जिन पे एक्सप्रेस हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर हम नेम्ड एक्सपोर्ट दूं, मुझे नहीं एग्जैक्टली श्योर नहीं है, अगर मैं नेम्ड एक्सपोर्ट दूं और वहां जाके नेम्ड इंपोर्ट भी करूं, जैसे नेम्ड इंपोर्ट करली ब्रैकेट में करने का तरीका है, तो मे बी इट विल जनरेट एन एरर। यही कहेगा जी कि क्योंकि हम ये राउटर का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, और जितने भी राउटर्स बना रहे हैं वो तमाम के तमाम राउटर्स को उसी ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें एक ही चाहिए, यानी एक ही चीज। जब भी, या यूं लॉजिक समझ ले कि पूरी फाइल में से किसी एक ही चीज को एक्सपोर्ट करना हो तो आप डिफॉल्ट करें। जब एक फाइल में मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल फंक्शंस को एक्सपोर्ट करना हो तो फिर आप नेम्ड एक्सपोर्ट करें। तो चूंकि यहाँ आई गेस कि यहाँ हम सारे के सारे राउट्स को इनकैप्सुलेट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वी हैव टू एक्सपोर्ट ओनली वन राउटर इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कीप ऑन एक्सपोर्टिंग एवरी सिंगल राउट। तो इसलिए
जरूरत ही नहीं है नेम्ड एक्सपोर्ट की। दोनों का यूज केस समझेंगे अगर तो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसका यूज केस ये है कि हमें पूरी फाइल में एक ही एक्सपोर्ट चाहिए, और दूसरा अगर ये पूरी फाइल में एक ही एक्सपोर्ट है ना तो इसका हम यहाँ एलियस भी दे सकते हैं। कैन यू सी दिस, वहां से एक्सपोर्ट क्या कर रहा हूँ राउटर, यहाँ इंपोर्ट क्या कर रहा हूँ, तो ये एलियस है, ओरिजिनल नेम नहीं है। तो इसका मतलब है ये किसको इंपोर्ट करेगा, जो कुछ भी उधर से इंपोर्ट हो रहा है। तो जो कुछ भी क्या इंपोर्ट हो रहा है, राउटर इंपोर्ट हो रहा है। समझ आई बात। तो अगर हम नेम्ड एक्सपोर्ट करते तो फिर हम यहाँ मैनुअली वही नाम देते जिस नाम का वेरिएबल वहां से क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये दो तीन यूज केसेस है। बाय द वे आई एम प्रीटी मच कन्विंस्ड कि अगर मैं नेम्ड एक्सपोर्ट करूंगा तो एरर देगा। ठीक, और किसी का सवाल यहाँ तो नहीं है कोड की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और यही मेजर काम हमने लास्ट टाइम किया था एज सच, बाकी कोई प्रोडक्टिविटी की नहीं थी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस लिटिल इनकन्वीनियंस, जो कि मैंने क्लास इंट्रोड्यूस कराई और मैं वापस इससे रिवर्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा जी एक्सपोर्ट, बल्कि एक काम करते हैं, आपको पता है ना कि आप ये ऑल्ट की प्रेस करके मल्टीपल लाइंस को एडिट कर सकते हैं। नहीं पता तो मैं ऑल्ट की प्रेस किए हुई है और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और यहाँ मैं सब में लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद ये, और यहाँ पे अब नाम सबके अलग अलग है तो नाम सबके अलग अलग दे दूंगा, या नाम सबके अलग अलग नहीं है ये, सॉरी मुझे फैट एरो फंक्शन बनाना है, तो इसको 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 ये करके ये कर देंगे। ठीक हो गया जी। और ये इक्वल टू मैंने गलत जगह पे दे दिया, मुझे कहाँ देना था, फंक्शन की डेफिनेशन के बाद। तो लिहाजा दोबारा जाए यहाँ पे, सॉरी, इसको भी एडिट करें, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी वापस, और वापस जाके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल्स टू लाइक दिस। ठीक, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और बाकी सारा कुछ वही काम जैसे हमने किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आके ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर से, फाइल का नाम तो वही है products.controller.js, इसके अंदर से हम बारी बारी क्या करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट का फंक्शन इंपोर्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट्स का फंक्शन, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का फंक्शन। तो जब ये मल्टीपल हो तो इट्स बेटर टू एक्चुअली break them into the multiple lines so that it becomes easier for you to read it. Get product ID के बाद अपडेट प्रोडक्ट कर लें, और लास्ट टाइम गालिबन मैंने आपको कोई एपीआई टेस्टिंग टूल के बारे में तारुफ तो नहीं दिया था, पोस्टमैन आप ही को दिया था, सिर्फ इंस्टॉल करने को कहा था गालिबन। हाँ आई रिमेम्बर, पता नहीं आपकी क्लास ही को था तो या किसी और को था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ये क्लास नेम शुरू से हटा देंगे एंड विल बी दैट्स इट। अब मैं रन करूंगा तो आई होप सो कि अगर कोई लिंक विंक ब्रेक ना हुआ तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए। npm start, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट बनाया हुआ है और मैं उसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देयर इज नो एरर, इसका मतलब एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। तो अब अगर देखिएगा कि फ्लो देखें, जो रिक्वेस्ट आएगी वो कौन रिसीव करेगा, सर्वर, और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जाने से पहले ये किकड इन होगा। ये जाहिर है सारी रिक्वेस्ट रूट यूआरएल पे आती हैं, तो रूट यूआरएल से रिडायरेक्ट कर देगा किधर, राउट में, और अगर यूआरएल इससे मैच होगा तो ये इसको किधर मूव कर देगा, यहाँ पे, और यहाँ से क्या जा रहा है rest.json, यहीं से वापस, अगला कोई भी नहीं चलेगा। और अगर राउट इससे मैच नहीं होगा तो फिर कौन सा चलेगा, अगला, इससे भी मैच नहीं होगा तो अगला, इससे भी मैच नहीं होगा तो अगला, इससे भी मैच नहीं होगा तो अगला, ढूंढेगा कोई है या नहीं है। अगर अगला कोई नहीं होगा तो यहीं पे क्या हो गया, फिनिश। फिनिश नहीं, अगर कोई ऐसा राउट जो कि अननोन होगा तो क्या देगा, कैनॉट गेट का एरर देगा ना, एक यूनिवर्सल एरर कि जी ये जो रूट आप मांग रहे हैं मेरे पास है ही नहीं है। तो हम इसको हैंडल करेंगे कि हम ग्लोबल अपना 404 कस्टम 404 पेज नॉट फाउंड का एरर जनरेट करके वो दिखाएं। बट फॉर नाउ ये तो यहाँ तक हो चुका, जो एरर था वो हल हो गया। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक दिखाया था कि पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल। अच्छा, नॉर्मली ना मनस्टैक की एप्लीकेशन में याद रखिएगा दो तरह की एप्लीकेशंस बन सकती हैं, ये आप मुझे बताएंगे तो मैं दोनों तरह की बता दूंगा। एक एप्लीकेशन होती है कि आपके जो पेजेस है ना फ्रंट एंड पे जो रेंडर होते हैं, वो पेजेस सर्वर से रेंडर हों।
पेजेस क्या हो, जैसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन में होता है। आपको पता है मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होती है? ओके, मोनोलिथ एप्लीकेशन ये होती है जैसे पीएचपी की वो जैम्प या लैम्प स्टैक में एप्लीकेशन बनती है कि जिसमें सारी की सारी एप्लीकेशन एक ही सर्वर पे पड़ी होती है, डेटाबेस भी उसी सर्वर पे, पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन भी एक सर्वर पे, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ एक ही सर्वर पे पड़ा होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मोनोलिथिक एप्लीकेशन। ये जो मनस्टैक की एप्लीकेशन है ये काइंड ऑफ मोनोलिथ से थोड़ी सी आगे, आप इसी भी मोनोलिथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली होती है कि आप इसका फ्रंट एंड किसी अलग सर्वर पे होस्ट कर दें, बैक एंड किसी अलग सर्वर पे होस्ट कर दें, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रंट एंड पे आप यूज करते हैं रिएक्ट, बैक एंड पे यूज करते हैं आप इसकी एक्सप्रेस और नोड जेएस। तो हम जो मन स्टैक में करते हैं, ये मोस्टली लोग करते हैं, वो एपीआईज बनाते हैं, यानी आप अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करते हैं किसके थ्रू? एपीआईज के थ्रू। जो मोनोलिथ एप्लीकेशन होती है वो एपीआईज के थ्रू कनेक्टेड नहीं होती, वो पूरा का पूरा एचटीएमएल पेज ही सर्वर से रेंडर होता है। रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन में आपको गालिबन पता है या नहीं पता कि रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन होती है स्पा, सिंगल पेज एप्लीकेशन। कभी सुना है आपने सिंगल पेज? कि आपका हर पेज सर्वर से रेंडर, सिर्फ डेटा की रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, पेजेस सारे के सारे कहां पे चेंज होते हैं? क्लाइंट पे ही होते हैं। यानी वन टाइम पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का बंडल लोड हो जाता है क्लाइंट साइड पे, और दोबारा पेज के लिए रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जाती। मोनोलिथ में क्या होता है कि आपका हर पेज सर्वर से रिटर्न होके वापस आता है। तो इस सेंस में मैं थोड़ा सा आगे जब एपीआई बनाऊंगा तो दोबारा भी फ्लो क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हम क्या करेंगे, एपीआईज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एपीआईज बनाएंगे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मन स्टैक में आप वो मोनोलिथ वाला स्टाइल अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो स्टाइल भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप पूरा का पूरा एचटीएमएल पेज ही सर्वर से उठा के क्लाइंट पर रेंडर करें। अभी ये बात आपको बोरिंग लगेगी, मैं जब वंस एक दो एपीआईज बना के कॉल करके फ्रंट एंड के अटैच करके लिंक करके प्रेजेंट करूंगा ना, फिर मैं ये डिफरेंस बताऊंगा कि एपीआईज क्या होती है और सर्वर से रेंडरिंग क्या होती है। नेक्स्ट जेएस आपने सुना है? बहुत ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का। उसकी रीजन ऑफ पॉपुलैरिटी है यही कि वो सर्वर साइड रेंडरिंग करता है। क्या करता है? सर्वर साइड रेंडरिंग। तो जब मैं ये समझाऊंगा कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, तो फिर आप क्यूरियस होंगे नेक्स्ट को भी लर्न करने के लिए, विच आई रिकमेंड कि यू शुड लर्न द नेक्स्ट जेएस। मोबाइल ऐप्स के लिए रिएक्ट को इस्तेमाल करके मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, तो रिएक्ट नेटिव होता है, वो रिएक्ट नेटिव से होता है। नेक्स्ट और रिएक्ट में यूज केस पे डिपेंड करता है। नो वन कैन से सर्वर साइड बेस्ट है, नो वन कैन से क्लाइंट साइड बेस्ट है। मैं थोड़ा सा यूज केस बता देता हूँ अगर आप जानना चाहें तो। अगर आपकी बहुत ज्यादा डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस हैं, रियल टाइम चेंजेस हैं आपकी एप्लीकेशन, कोई ऐसी कोई डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हैं आप, कोई मिसाल दे लें, आप ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जहाँ रियल टाइम में चेंजेस हो रहे होते हैं, फ्लाइट टाइमिंग के, फ्लाइट कैंसिलेशन के, डिपार्चर के, अराइवल के रियल टाइम चेंजेस हो रही होती हैं। आप कोई स्टॉक एक्सचेंज का डैशबोर्ड बना रहे हैं जहाँ करेंसी की रियल टाइम चेंजेस हो रही होती हैं, आप कोई करेंसी एक्सचेंज बना रहे हैं जहाँ पे, तो ऐसे रियल टाइम डैशबोर्ड्स के लिए रिएक्ट इज द बेस्ट थिंग। बहुत क्विकली चेंजेस होती हैं, बहुत क्विकली यूआई अपडेट्स होती हैं। अगर लेट सपोज आप कहें जी कि फ्लाइट कंट्रोल में हर चेंज के लिए सर्वर पर रिक्वेस्ट जाए, सर्वर से वापस आए, तो वो पहले लोडर ही दिखाता रहे, अच्छा जी सर्वर से डेटा आएगा तो दिखाऊंगा, इंस्टेंट अपडेशन नहीं होती। तो ये यूज केस वो है जिसमें रिएक्ट इज बेस्ट। लेकिन बाज यूज केसेस ऐसे होते हैं कि डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन होती हैं, लेकिन वो यूजर पब्लिक एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पर ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है। वैसे रिएक्ट के यूज करने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस में से एक डिसएडवांटेज है कि आपकी वो जो एसईओ वगैरह ना, वो आप नहीं करवा सकते या नहीं कर सकते। कर सकते हैं, दो मतलब पैकेज शैकेज मौजूद है, बहुत सारे अल्टरनेट वेज है, लेकिन डायरेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। क्लाइंट साइड में रेंडरिंग है सारी की सारी। तो जैसे पब्लिक फेसिंग वेबसाइट है, कोई प्रॉपर्टी की वेबसाइट है, कोई आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो जिसमें आपको स्पेशली एसईओ या कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चाहिए, तो उस काम के लिए आपकी नेक्स्ट जेएस बहुत बेस्ट है। लेकिन इन दोनों में वैसे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। क्यों? ये दोनों अल्टीमेटली रिएक्ट पे बेस करती हैं। अगर आपको नेक्स्ट जेएस सीखनी है तो आपको रिएक्ट जेएस के बगैर नेक्स्ट जेएस नहीं आनी। सिर्फ एक डिफरेंस है डेटा फेचिंग का। खैर वो जब पढ़ाएंगे तो मैं ज्यादा उसमें चला गया हूँ। तो ये यूज केस पे डिपेंड करता है बेटा। बास जगहों में बेस्ट नेक्स्ट जेएस है और बास जगहों में बेस्ट रिएक्ट जेएस है, लेकिन इन दोनों का आपस में कंपैरिजन या क्लैश कोई भी नहीं है। ये नहीं है जी कि हम रिएक्ट जेएस कर रहे हैं तो नेक्स्ट जेएस क्यों नहीं कर रहे जी, आप क्यों नहीं करवा रहे। तो मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि भाई लाजमन इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जेएस करनी है, अगर आपको ज्यादा एक्सपोजर चाहिए वाइड मार्केट में तो। वरना रिएक्ट के साथ भी आप गुड इनफ होंगे। सॉरी फॉर दिस लिटिल डाइवर्जन, लेकिन ऑब्वियसली योर क्वेश्चंस ऑलवेज
नीड टू बी एड्रेस्ड। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, रेंडरिंग के हवाले से हम जिक्र कर रहे थे। तो हम बेसिकली बनाएंगे एपीआईज और उन एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ। तो इन एपीआईज क्या होती हैं अभी तक आपको पूरी तरह ये भी नहीं पता। वैसे मैंने एक एग्जांपल दी हुई कि हम प्रोडक्ट्स को फेच कर रहे थे, एक यूआरएल था और उस यूआरएल के आगे पाथ पूरा बना हुआ था और हम उसको अगर हिट करते थे फेच के मेथड के थ्रू, तो हम फ्रंट एंड से क्या करते थे, बैक एंड से क्या करते थे, प्रोडक्ट को फेच करते थे। तो वो जो एंड पॉइंट था बेसिकली वो क्या था, एक एपीआई एंड पॉइंट था, यानी वो एक एड्रेस था, अगर उसको हिट करें तो एपीआई का डेटा आपको रिसीव होता है। अगर किसी को एपीआई का नहीं पता तो सादा तरीन जुबान में ये समझें कि एक्सचेंज ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क, दैट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ एपीआई। यानी एपीआई इज अ वे through which we can exchange the data between client and server over the network. That's it. That's an API. तो API हम बनाएंगे और API की टेस्टिंग के लिए हम ब्राउजर यूज नहीं कर सकते। ब्राउजर यूज कर सकते हैं सिर्फ गेट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? गेट रिक्वेस्ट के लिए। अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, पैच रिक्वेस्ट करनी है, पुट रिक्वेस्ट करनी है, डिलीट रिक्वेस्ट करनी है, तो वो हम ब्राउजर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम एक एपीआई टेस्टिंग टूल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं जी पोस्टमैन। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल में हम यहीं पे एंड हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप नेट पे सर्च करें जी पोस्टमैन, आपको जो भी पहला लिंक मिले आप उससे पोस्टमैन को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड फॉर विंडोज। तो आई होप सो कि आपने अभी तक पोस्टमैन डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आज जाके घर कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आई थिंक, तो वी डोंट वेस्ट टाइम इन इंस्टॉलिंग द पोस्टमैन। बिल्कुल वैसे ही एक्सी फाइल मिलेगी, डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ। तो मैं पोस्टमैन को जब रन करता हूँ तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ यूं दिखेगा। लेट इट ओपन। यूं दिखेगा इसका इंटरफेस। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, उसका बहुत फायदा होगा कि आप अपनी वर्क स्पेसिस को क्रिएट कर सकते हैं, वर्क स्पेसिस को शेयर कर सकते हैं, कलेक्शंस को शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, लॉगिन नहीं भी होंगे तब भी ये चलेगा। मैं अभी लॉगिन नहीं हूँ, ठीक है। तो इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मुझे अपडेट का कह रहा है, फिलहाल इस झंझट में नहीं पड़ते हम, छोड़ो यार, डिस्कार्ड कर दो चेंजेस को, इसको भी डिस्कार्ड कर दो। ये जो पहले से मैंने लास्ट टाइम जिस प्रोजेक्ट पे काम किया उसके जो एंड पॉइंट्स खुले मैंने, ये वही दिखा रहा होगा। जब आप खोलेंगे तो फर्स्ट टाइम इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, नथिंग इज एनी हेल्प। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे एक प्लस का बटन आएगा। अच्छा, फिलहाल आप लॉगिन ना होइएगा, क्योंकि लॉगिन होने के बाद वो आपको वर्क स्पेसेस और बहुत सारे जो मेलों में डाल देगा, आप कंफ्यूज होंगे। तो बगैर लॉगिन किए जहां वो लॉगिन का ऑप्शन दिखाए वो राइट बॉटम या लेफ्ट बॉटम में कहीं स्किप फॉर नाउ का बटन देगा, आपने स्किप कर देना है, बगैर लॉगिन को इसे यूज करना है। तो जो ही आप इसके इंटरफेस को ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस का बटन दिखेगा, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा आपको। यहाँ पे आप टाइप ऑफ रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सर्वर को किस टाइप की रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं। तो हमारे पास किस टाइप की रिक्वेस्ट इंप्लीमेंटेड है, देखें सारी गेट 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 गेट। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट किस लिए इस्तेमाल होती है? सर्वर से डेटा को गेट करने के लिए। क्या करने के लिए? गेट करने के लिए। तो इस मेथड का नाम देखें, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में हम सर्वर से डेटा गेट करते हैं या सर्वर को डेटा भेजते हैं? सर्वर को डेटा भेजते हैं ना। तो जब हम सर्वर को डेटा भेजते हैं तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए? पोस्ट। ये तो पता है ना आपको, थ्योरेटिकली मैंने कहा था एचटीटीपी रिक्वेस्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट की जितनी टाइप्स हैं उतने ही उसी नाम से मेथड एक्सप्रेस ने बिल्ट इन दे दिए हमें। यानी गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए क्या मेथड दिया है? गेट। पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए क्या मेथड दिया है? पुट रिक्वेस्ट के लिए पुट, पैच के लिए पैच, डिलीट के लिए। तो इसका मतलब है ये सारे गेट गेट कर रहे हैं, तो गलत है, सीधा सीधी सीधी सी बात है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हम यहां से क्या करेंगे? पीओएसटी पोस्ट। फिर प्रोडक्ट्स स्लैश ऑल, इसमें हम क्या करना चाहते हैं? सर्वर से तमाम प्रोडक्ट का डेटा गेट करना चाहते हैं, तो ये गेट रिक्वेस्ट इज फाइन। ये क्या करना चाहते हैं? प्रोडक्ट डॉट सिंगल, तो ये भी क्या करना चाहते हैं? सर्वर से किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गेट करना चाहते हैं, तो गेट रिक्वेस्ट, दैट्स फाइन। यहाँ पे क्या होना चाहिए अपडेट के लिए? पोस्ट, पुट या पैच। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पैच ये बताऊंगा बाद में। तो फिलहाल हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे? पुट। और यहाँ पे डिलीट है, तो डिलीट के लिए क्या मेथड होना चाहिए? डिलीट। तो ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप एंड पॉइंट बनाएं तो आप रेलेवेंट एंड पॉइंट बनाएं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो हम इन्फॉर्मेशन कहां से लाएंगे? फ्रंट एंड से लाएंगे। ये गेट रिक्वेस्ट है क्योंकि सर्वर से ऑल प्रोडक्ट गेट करेगा ये, वगैरह वगैरह। अब मैं दोबारा यहां से जाऊंगा तो यहाँ ये क्लाइंट है, क्लाइंट टेस्टिंग टूल है। यहां से मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है किसको? उस सर्वर को जो मैंने अभी खुद बनाया है। उसका नाम क्या है? ये देख लें खुद। सर्वर को कहां पे, ये क्योंकि मेरे लोकल सिस्टम में सर्वर बना हुआ है ना, तो ये कहां चलेगा?
लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट पे तो बहुत सारे और एप्लीकेशन भी रन हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं डाटाबेस रन करूंगा तो डाटाबेस भी किस पे रन होगा, लोकल होस्ट पे ही रन होगा। मैं अगर कोई दूसरा और सर्वर चलाना है, 3-4 सर्वर में बैक वक्त भी रन कर सकता हूँ। कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट किस सर्वर पे जाएगी? पोर्ट के थ्रू। तो पोर्ट क्या है बेसिकली? लॉजिकल गेटवे थ्रू विच कम्युनिकेशन हैपेंस। तो मैं यहाँ पे पोर्ट स्पेसिफाई करूंगा। मैंने कौन सी पोर्ट दी हुई है? ये तो कहाँ है, इधर है 8000 पे, ठीक है। सो आई विल सी कि जी 8000 वाली पोर्ट पे ही रिक्वेस्ट जाए। और कौन सी रिक्वेस्ट भेजने लगा हूँ? गेट। यहाँ पे तो मुझे क्या देगा ये देगा जी एरर कैनॉट गेट। क्यों? क्योंकि देखें मैंने इसे कहा अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब स्लैश होता है, ठीक। मैंने कहा जी सर्वर के रूट यूआरएल पे रिक्वेस्ट डालो, उसने आके इसको हिट किया, इसने हिट करके यहाँ से आगे किधर गया, इधर गया, उसने इससे मैच किया, उसको कुछ नहीं मिला, इससे मैच नहीं हुआ राउट, उसने इससे मैच किया, इससे भी मैच, उसने इससे मैच किया, इससे मैच किया, इससे मैच किया, किसी से मैच नहीं हुआ, तो बेचारे के क्या पास है भाईजान, आप जो मांग रहे हो मेरे पास है ही नहीं है। खैर अब मैं यहाँ पे देता हूँ जी वो वाला पाथ स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ऑल स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ऑल। किसको हिट करेगा? गेट ऑल प्रोडक्ट कॉल्ड। इसने किसको हिट किया? प्रोडक्ट्स स्लैश ऑल। और इसको हिट करने के बाद रिडायरेक्ट किधर हुआ? इस फंक्शन पे, और यहां से मैसेज आया गेट प्रोडक्ट्स कॉल्ड। तो ये रिस्पांस वापस चला गया, रिक्वेस्ट रिस्पांस कंप्लीट, खत्म, फिनिश, आगे नहीं जाएगा। अब अगर मैं दोबारा जाता हूं, दोबारा एक राउट पे रिक्वेस्ट डालता हूं क्रिएट न्यू यानी स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश न्यू, तो मुझे एरर देगा, देना चाहिए ना, क्यों कह रहे जी कैन नॉट गेट प्रोडक्ट स्लैश न्यू, क्योंकि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू रिक्वेस्ट टाइप क्या थी? सर्वर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस राउट पे कौन सी रिक्वेस्ट आएगी? पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। मैं उस इस राउट पे कौन सी रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ? गेट की। तो ये कहेगा जी भाईजान मुझे तो पता ही नहीं है क्या है। जब मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट डालूंगा तो मुझे कह रहा है क्रिएट प्रोडक्ट कॉल्ड। ये क्या हुआ? तो रिक्वेस्ट टाइप भी मैच करता है, रिक्वेस्ट यूआरएल भी मैच करता है, दोनों मैच होंगी तो वो रेलेवेंट मेथड को हिट करेगा। तो ये इसने हिट किया जी इसको स्लैश न्यू के बाद इस पे गया, इस फंक्शन पे आया और उसने क्या कहा? क्रिएट प्रोडक्ट कॉल्ड। तो इसका मतलब है कि हमारे सारे के सारे राउट्स जो हैं, सारे के सारे को तो मैंने टेस्ट नहीं किए, 2 टेस्ट किए, 2 ठीक चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बड़ा चालाक हूँ, अगले तीनों में आईडी भी चाहिए, तो वो डायनामिक राउट्स हैं तो वो मैंने टेस्ट नहीं किए, मुझे पता है कि वो टेस्ट नहीं हो सकते फिलहाल। यहाँ तक समझ आ गई है? तो जस्ट आई वांटेड टू चेक द फ्लो के मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ या क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है, रेलेवेंट राउट के साथ मैच कर रहा है, मैच रेलेवेंट राउट भी मैच कर रहा है और रिक्वेस्ट टाइप भी मैच कर रहा है। जब दोनों मैच हो गई तो वो रेलेवेंट मेथड कॉल कर रहा है, उस रेलेवेंट मेथड के अंदर से रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को जा रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि अच्छा ये मेरी सिंपल सी एपीआई बन गई है, यही एपीआई है। एपीआई क्या था? अ वे टू एक्सचेंज द डेटा बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। हाउ डज इट डू इट? इट रिक्वायर्स एन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? सर्वर का एड्रेस प्लस सर्वर के अंदर पाथ। सर्वर का एड्रेस क्या होता है? रूट यूआरएल लोकल होस्ट कॉलन 8000। ये यहां तक एड्रेस किसका था? सर्वर का था। लेकिन इसके आगे कोई पाथ भी था ना, किसी स्पेसिफिक रिसोर्स तक पहुंचना है, तो वो आपने ये दिया जी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑल और समथिंग लाइक दैट। तो इस पूरे को मिलाएं यानी बेस यूआरएल या रूट यूआरएल यहां तक प्लस पाथ, इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है? एपीआई एंड पॉइंट। क्या बनता है? एपीआई एंड पॉइंट। जब मैंने इस एपीआई एंड पॉइंट को हिट किया, इट विल गिव मी रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या होगा? डेटा। आई एम गेटिंग दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ जेसन। जेसन ही है ना, की वैल्यू पेयर, की और वैल्यू दोनों कोट्स में हो तो ये जेसन ही होता है। जेसन फॉर्मेट को जानते हैं ना आप? ग्रेट। तो नेटवर्क पे जो डेटा ट्रेवल होता है वो या एक्सएमएल फॉर्मेट में ट्रेवल होता है या जेसन फॉर्म में। ये जेसन फॉर्म है। तो एपीआई क्या थी बेसिकली? यू हिट द एपीआई एंड पॉइंट, इट गिव्स यू द डेटा और एरर, या डेटा या एरर, कोई ना कोई रिस्पॉन्स इस तरह का। तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एपीआई बन चुकी है। नाउ व्हाट वी नीड इज कि हमने यहां से करना है जी मिसाल के तौर पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो मैं चाहता हूं जी कि यहां से रिस्पॉन्स में ना सिर्फ ये मैसेज ना भेजूं बल्कि कोई डेटा भेज दो। क्या भेज दो? तो मैं ये कर सकता हूं, मैसेज के बजाय मैसेज भी भेज दूं भाई, डेटा भी भेज दूं, दोनों भेज दो। कोई एक चीज भेजना चाहते हो एक भेज दो। तो मैं चाहता हूं डेटा क्या भेजूं? एक ऑब्जेक्ट भेजूं, ये भी भेज सकता हूं। डेटा एक नंबर भेजूं, ये भी भेज सकता हूं। डेटा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में भेजूं, ये भी भेज सकता हूं।
डेटा एक अरे की फॉर्म में भेजूं, वो भी भेज सकता हूँ। ठीक, तो मैं एक अरे की फॉर्म में डेटा भेजता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स सी, लेट्स कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम द फिक्स स्टोर एपीआई जस्ट टू सिमुलेट। मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट्स हैं, इस सारी अरे को उठाओ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और अपने सर्वर पे जाओ और यहाँ से इस अरे को प्रेजेंट करो। कंट्रोल ए कंट्रोल के कंट्रोल एफ फॉर्मेट होता है इससे, ठीक है, डेटा की फॉर्मेटिंग होती है जो आगे पीछे स्पेसिंग हो जाती है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मेरा सर्वर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को एज अ रिस्पॉन्स सेंड करेगा। कब? जब रिक्वेस्ट आएगी इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर। किसके ऊपर? स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑल, इसके ऊपर आएगी तो मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा? गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर जाएगा तो रिक्वेस्ट जेसन फॉर्मेट में डेटा वापस भेज रहा है। क्या भेज रहा है? दो चीजें, एक मैसेज और एक डेटा। लेट्स सी, माय सर्वर इज रिस्टार्टेड, इफ आई कम बैक आई पुट अ गेट रिक्वेस्ट इन स्लैश ऑल, और ये गेट रिक्वेस्ट है, ये मैंने किया। दिस इज व्हाट नाउ आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम माई ऑन सर्वर, नॉट फ्रॉम द फेक स्टोर एपीआई। डाटा वहां से चोरी किया, हमारी मजबूरी थी कि अभी हमारे पास टाइपिंग का टाइम नहीं था, अदरवाइज अब हमारा थर्ड जो एक्स्ट्रा सर्वर है वो अब नहीं कर रहा। लेकिन ये जो डेटा हम सर्व कर रहे हैं हमारे अपने सर्वर से, ये हार्ड कोडेड डेटा है। रियल टाइम में तो ऐसा नहीं होता कि हार्ड कोडेड डेटा आप जो है वो वापस क्लाइंट को सेंड करो। इसका नुकसान क्या होगा? हमेशा से यही 20 प्रोडक्ट जो है वो सर्व होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, अब हम यहाँ तीसरी लेयर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। अभी तक हमने कितनी लेयर्स पढ़ी हैं? फ्रंट एंड और बैक एंड। क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट, सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट, interprets the request, prepares the response and sends the response back to the client. रियल टाइम में जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ होता है? डेटाबेस में। इसी को 3 tier एप्लीकेशन बोलते हैं, क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस को जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो एक्चुअली ये डेटा जो है ये कहां से आएगा? डेटाबेस से। यानी क्लाइंट विल मेक अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, एंड इफ देयर इज अ डेटा नीडेड बाय द रिक्वेस्ट, तो सर्वर के पास डेटा नहीं होगा। सर्वर विल रिक्वेस्ट फॉर दैट डेटा टू अनदर सर्वर, जहां पे हमारा डेटाबेस होस्टेड है। वहां से वो डेटाबेस या डेटाबेस से डेटा उठा के लाएगा सर्वर के पास। सर्वर उस डेटा की फॉर्मेटिंग अगर रिक्वायर्ड है करेगा, और वापस रिस्पॉन्स बना के किसको सेंड कर देगा? क्लाइंट को। ये पूरा फ्लो होगा। तो अभी तक सिर्फ दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, ये कंप्लीट हो गया। डेटाबेस को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, वो थोड़ी अलग सी चीज है, उसको हम थोड़ा सा सर्वर पे पक्के हो जाए तो फिर आगे चलेंगे। समझ आ गई बात? यहां तक सबको समझ आ गई है? अब मैंने आपको कहा है कि जितने भी मिडलवेयर है ना, एक्सप्रेस इज अ मिडलवेयर एंड राउटिंग फ्रेमवर्क। तो ये मिडलवेयर सीक्वेंस में चलते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा राउट हो जाए, कोई ऐसा राउट आ जाए कि जो किसी से मैच नहीं करता, तो अभी क्या आता है? वही डिफॉल्ट एरर, यानी काइंड ऑफ आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वापस आते हैं एक्सप्रेस पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैकएंड का, एरर हैंडलिंग। क्या? एरर हैंडलिंग। बहुत सारे लोग इस पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो आप दोबारा जाएं एक्सप्रेस जेएस। तो पहला एरर आपके पास क्या आ गया कि अगर यूजर कोई ऐसा राउट डिमांड कर ले जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें उसे बंदे के पुत्रों वाला मैसेज दिखाना चाहिए, वो एप्लीकेशन ब्रेक होने वाला मैसेज नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप जब जहाँ गाइड में जाएंगे तो हमने राउटिंग पढ़ा, उसी राउटिंग में बाकी ये देखें, राइटिंग मिडलवेयर, यूजिंग मिडलवेयर, ये हम लिखेंगे खुद। अभी हम यूजिंग मिडलवेयर, यूज मिडलवेयर कर रहे हैं, लेकिन लिखे खुद नहीं है, बाद में जब लिखेंगे बता दूंगा। अभी हम किस पे जा रहे हैं? डायरेक्ट एरर हैंडलिंग पे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस में एरर हैंडलिंग का बिल्ट इन मैकेनिज्म मौजूद है, यानी आपको बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत एरर हैंडलिंग के नहीं है। तो हम एक्सप्रेस का बिल्ट इन एरर हैंडलिंग मिडलवेयर इस्तेमाल करेंगे एरर को कैच करने के लिए और एरर मैसेज यूजर को प्रेजेंट करने के लिए। गॉट इट? सो लेट्स सी। आप वैसे तो सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहें तो मोस्ट वेलकम पढ़ लें,
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जरा इधर आ जाए मेरी तरफ और एग्जैक्ट उस टारगेटेड चीज को पढ़ें जिसको हमने यूज करना है। द डिफॉल्ट एरर हैंडलर। डिफॉल्ट एरर हैंडलर का मतलब क्या है? मैंने कहा जी एक्सप्रेस कम्स विद द बिल्ट इन एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेस ने एरर हैंडलिंग का मिडलवेयर खुद से दिया हुआ है, आपने सिर्फ इसको उठा के अपनी एप्लीकेशन में फिट इन करना है, प्लग इन करना है। तो डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, इसका मतलब यह है कि आप अपनी एप्लीकेशन में मुख्तलिफ जगहों पे बार बार अपने तरीके से एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि एक्सप्रेस क्या है? अनओपिनियनेटेड है। अनओपिनियनेटेड का मतलब है कि कोई ओपिनियन आप पे इन्फोर्स नहीं की गई, जिस तरह दिल करे उस तरह बनाओ। अनओपिनियनेटेड का मतलब यही है। लेकिन उसने एक दे दिया, अगर आप चाहें तो मुझे ट्राई कर सकते हैं, डिफॉल्ट एरर हैंडलर, तो हम वो यूज करेंगे। उसने कहा जी एक्सप्रेस कम्स विद अ बिल्ट इन एरर हैंडलर, ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, दैट टेक्स केयर ऑफ एनी एरर दैट माइट बी इनकाउंटर्ड इन द ऐप। इसका मतलब है कि ये बहुत काम की चीज है कि डिफॉल्ट एरर हैंडलर विल टेक केयर ऑफ एनी एरर दैट माइट अकर इन योर ऐप। ये बड़े काम की चीज नहीं है, हर किस्म का एरर। तो इसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हैंडलिंग द एरर ऑन ऑल द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ योर ऐप, we have to handle all the errors in one centralized location so that it becomes manageable. And after that, what we will be doing is कि wherever that error will happen, we will redirect the error to that central location. तो ओवरऑल हमारे एक सेंट्रल जगह पे एरर हैंडलिंग हो रही होगी, और जहां पूरी ऐप में एरर आएगा हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे कहां पे? उसी, इसको हम कहेंगे ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। क्या कहेंगे उसे? या यूं कह लें कि ग्लोबल एरर हैंडलर होगा मिडलवेयर, क्योंकि एक्सप्रेस में सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? मिडलवेयर कहलाते हैं। इसके बारे में अगली बात क्या कहता है? द डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन इज एडेड एट द एंड ऑफ मिडलवेयर फंक्शन स्टैक। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि ये चीज मस्ट, ये कंसिडरेशंस लाजमी है अगर आप एक्सप्रेस का डिफॉल्ट एरर हैंडलर यूज कर रहे हैं। तो पहली कंसिडरेशन क्या है जी? कि आपने क्या यूज करना है? एक्सप्रेस का डिफॉल्ट एरर हैंडलर यूज करना है। दूसरी कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग मिडलवेयर फंक्शन इज एडेड एट द एंड ऑफ मिडलवेयर फंक्शन स्टैक। ये डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग मिडलवेयर कहां ऐड करना है? आपके अपने मिडलवेयर फंक्शन स्टैक के सबसे आखिर में। आपका अपना मिडलवेयर फंक्शन स्टैक कहां है? देखा कहीं अभी तक आपकी ऐप में? आपका मिडलवेयर फंक्शन स्टैक, स्टैक किसको बोलते हैं? एक दूसरे के ऊपर जो चीज प्लेस की जाती है उसको स्टैक बोलते हैं ना। तो आपका अपना मिडलवेयर फंक्शन स्टैक कहां पे है? ये नहीं है भाई, यही है ना। तो मुझे क्या कहता है एक्सप्रेस, क्या कहती है कि आपने एरर हैंडलिंग का जो मिडलवेयर वो कहां प्लेस करना है? अपने मिडलवेयर फंक्शन स्टैक के एंड में। वो एंड यहां बनता है, अभी तक यहां बनता है ना। लेकिन फ्यूचर में अभी मजीद मिडलवेयर ऐड नहीं करना है। अभी तो प्रोडक्ट्स ऐड किए ना, यूजर्स के, ऑर्डर्स के, वो ऑर्डर ट्रैकिंग के, बहुत सारे और। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मजीद राउट माउंटिंग हमने करनी है ना, वो इसके नीचे करनी है। बहुत सारी और राउट माउंटिंग होनी है। तो एरर हैंडलिंग को हम यहां लिख लेते हैं, जितने भी राउट माउंट होंगे हम यहां करेंगे। एरर हैंडलिंग को कहां करते हैं? सबसे एंड पे। ये मेक श्योर करना है कि वो सबसे एंड। तो मैं क्या करता हूं, अच्छा ये दो बातें होगी। तीसरी बात, इफ यू पास एन एरर टू द नेक्स्ट, ये तीसरी बात तब बताऊंगा जब मैं नेक्स्ट का फंक्शन यूज करूंगा। मैं इसको स्किप कर रहा हूं, आप डायरेक्ट इधर आ जाएं, आगे चले जाएं। अच्छा ये भी नहीं है। अच्छा पता नहीं वो लाइन कहां पे है, मैं बता देता हूं आपको। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में और बाकी एक्सप्रेस के मिडलवेयर में एक डिफरेंस आपको नजर आएगा। अभी तक आपने एक्सप्रेस के जितने भी मिडलवेयर यूज किए हैं वो कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं? 3, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। जो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर होगा वो 4 आर्ग्यूमेंट्स लेगा हमेशा। ये फर्क है नॉर्मल मिडलवेयर में और
एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में। तो ये 4 आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे ये इसने बता दिए। एक एरर होगा, यानी एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे ये एरर कहां से आएगा? तो रिक्वेस्ट रिस्पांस के ऑब्जेक्ट्स हमने लिखे हैं, वो बिल्ट इन किसने प्रोवाइड किए हमें? तो अभी क्या पड़ा है कि हम कौन सा एरर हैंडलर इस्तेमाल कर रहे हैं? डिफॉल्ट एरर हैंडलर जो हमें एक्सप्रेस खुद देता है। तो जब खुद देता है तो इसका मतलब है वो एरर जहां भी जनरेट होगा वो एरर की इंफॉर्मेशन ही वही देगा ना हमें कि किस किस्म का एरर आया और ये क्या है। तो इसलिए जब हम उस एरर को हैंडल करने के लिए एरर हैंडलर लिखेंगे तो जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा इसमें किसकी इंफॉर्मेशन आएगी? जो भी एरर अकर होगा उस एरर की इंफॉर्मेशन आएगी। दूसरा रिक्वेस्ट होगा, तीसरा रिस्पॉन्स होगा और चौथा नेक्स्ट होगा। बाकी वही सारे तीन है जो हमने पहले से पढ़े हुए। तो ये पहचान होगी एरर हैंडलिंग मिडलवेयर की और नॉर्मल मिडलवेयर की। मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं इसका एरर हैंडलिंग मिडलवेयर और यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। ठीक, तो इसके अंदर से सब कुछ हटा दें। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को चलना कब चाहिए? वंस अगेन हर रिक्वेस्ट रिस्पांस के बीच में चेक करें ना कोई एरर है तो नहीं है, कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो इधर भेज दो, नहीं है तो चलते रहो। इसलिए ये जो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर है इसको भी आप कहां यूज करेंगे? ऐप डॉट यूज और ये समझ आ गई बात? ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने फंक्शन सही तरीके से नहीं लिखा। अगर हमने एनोनिमस फंक्शन लिखना है तो या तो इसे फैट एरो फंक्शन बना दें या इसको नेम्ड फंक्शन बना दें। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसका गिला दूर कर देंगे। ठीक होगी बात? तो ऐप डॉट यूज का मतलब ये है कि ये मिडलवेयर भी हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चलेगा या जब इसे कॉल किया जाएगा तब चलेगा। अब जब इसे कॉल किया जाएगा तब चलेगा क्या मतलब है? वो नेक्स्ट का इंप्लीमेंटेशन है, वो अभी बताऊंगा आपको। लेकिन ग्लोबल एरर हैंडल मिडलवेयर को ऐसे कॉल किया जाता है। ठीक, आपसे बस एक सवाल पूछूंगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग मिडलवेयर का यूज ना करूं, देसी काम करूं, तो वो ये यूं होगा। सबसे पहले जब रूट यूआरएल पे रिक्वेस्ट आएगी और उसके बाद जो भी पाथ आएगा तो ये क्या करेगा? उसे माउंट करके इधर भेज देगा। ठीक, मैं मिसाल के तौर पे यहां से यूआरएल दे देता हूं जी कि ये स्लैश प्रोडक्ट स्लैश टेस्ट मैंने कहीं हैंडल किया हुआ है? बैकएंड पे नहीं हैंडल किया हुआ। तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगी इधर, यहां से माउंट होके चली जाएगी इधर, इसके साथ मैच होगा। क्योंकि जितने भी मिडलवेयर स्टैक में फंक्शन है सारे बारी बारी एग्जीक्यूट होंगे, अपने सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। पहले इधर आएगा, राउट मैच नहीं हो रहा, इग्नोर हो जाएगा। इधर आएगा इनकमिंग राउट जो कि ये है, ये इसके साथ मैच नहीं होगा, स्किप हो जाएगा।
इसके साथ मैच करेगा, नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। इसके साथ मैच करेगा, नहीं मैच होगा, स्किप हो जाएगा। इसके साथ मैच करेगा, नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। अब किसके चलने की बारी है? कंट्रोल वापस इधर आएगा, ये तो चल चुका, इससे अगला मिडलवेयर ये है, ठीक, ये जाएगा इसमें। स्टैरिक एक वाइल्ड कार्ड है, सिलेक्शन के लिए यूज होता है, क्वेश्चन मार्क और स्टैरिक। वाइल्ड कार्ड का मतलब पता नहीं, आपको पता है? नहीं पता, छोड़ दें, मतलब नहीं पता तो छोड़ दें। वैसे स्टैरिक का मतलब होता है ऑल। स्टैरिक का मतलब क्या होता है? ऑल। मतलब ये कि जो पाथ हमने दिया था ना, वो किसी हमारे डिफाइंड पाथ से मैच नहीं हो रहा, तो इसके अलावा जो कोई भी पाथ है उसके अगेंस्ट इस फंक्शन को रेंडर कर दे। उसके अगेंस्ट किस फंक्शन को रेंडर कर दे? जब इस फंक्शन को रेंडर करेगा तो ये क्या कह रहा है? रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और आगे क्या कह रहा है? द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज नॉट फाउंड। समझ आ गई बात? लेट्स टेस्ट इट। द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज नॉट फाउंड। समझ आ गई बात? क्लियर? तो ये जो एरर आ रहा था ना, ये तो पेज नॉट फाउंड वाला एरर मैंने ग्रेसफुली हैंडल कर लिया विदाउट ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। तो अब सवाल ये है कि फिर ये क्यों कर रहे हैं हम? ये याद रखिएगा कि एप ये तो किसका एरर था? राउटिंग का एरर था, कि वो राउट ही अवेलेबल नहीं है, वो राउट हैंडल ही नहीं हुआ। तो ये चीज अलग है, ये चीज एप्लीकेशन एरर होगा। एप्लीकेशन एरर का मतलब ये होगा कि आपकी किसी भी बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करते हुए कोई एरर आ जाए। वो एरर आपने कैसे, मिसाल के तौर पे बिजनेस लॉजिक एरर कैसे हो सकता है कि मैंने फ्रंट एंड से लॉगिन फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड भेजा, यूजर नेम गलत हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये राउट एरर तो नहीं है ना, राउटिंग तो ठीक थी। यानी ये लॉगिन का राउट होता, यहां आता, सपोज करें लॉगिन है, तो यहां अंदर आके ये डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजता। डेटाबेस कहता है जी जो यूजर तुमने लॉगिन के लिए डाला हुआ है, तो यूजर नेम डेटाबेस में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब राउट तो ठीक मिल गया, राउटिंग का तो एरर है ही नहीं, ये एरर किसके अंदर था? बिजनेस लॉजिक के अंदर है। और ये जो एरर है ना, इनको हम एप्लीकेशन लेवल एरर्स कहते हैं, और ये एरर हैंडल होते हैं किसमें? ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। दो डिफरेंसेस समझ आए? एक था यूआरएल का एरर कि यूआरएल नॉट फाउंड, तो उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। और दूसरा एरर ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में जो डिफाइन कर रहा हूं, वो किसके लिए था? किसी एप्लीकेशन के अंदर उसकी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करते हुए कोई एरर करा जाए, कोई एरर परफॉर्म हो जाए, कोई एरर अकर हो जाए। आगे ये बात समझ? चले, तो अब मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे जाने के बाद ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर को एक्टिवेट करता हूं। अब जब तक मैं डेटाबेस का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करूंगा या कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म नहीं करूंगा, तो मुझे एरर नहीं आएगा, या एरर आने के चांसेस कम है। तो शायद मैं आपको उस तरह से सिमुलेट ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। एरर हैंडलिंग का लेवल 1 यह है कि आपने ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बना लिया। अब आपने जहां कहीं भी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करते हुए एरर आए, तो उस एरर को रीडायरेक्ट करना है कहां पे? आपने ग्लोबल एरर हैंडलर की तरफ। तो मिसाल के तौर पे ये क्रिएट प्रोडक्ट है, एक्सप्रेस में या पूरी जावास्क्रिप्ट में जहां भी कहीं आप ऐसा कोड लिखें जो एरर प्रोन हो, जो वल्नरेबल टू एरर हो, आप उसको हमेशा ट्राई कैच में लिखते हैं। आपने कभी ट्राई कैच ब्लॉक पहले यूज किया है? एक कैच था प्रॉमिस वाला, वो अलग था, वो जिक्र कर चुका हूं, उधर भी ये जिक्र हुआ था जी कि हमने ट्राई कैच पढ़ना है। प्रॉमिस वाले का मतलब क्या था कि आप प्रॉमिस की पूरी चेन लिखते हैं, और उस पूरी चेन का सबसे आखिरी फंक्शन क्या लिखते हैं? आप कैच वाला फंक्शन लिखते हैं, और उसमें एक एरर ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं। अगर पूरी चेन में किसी भी जगह एरर आएगा, तो प्रॉमिस उसे उठा के कहां डाल देगा? कैच ब्लॉक में डाल देगा। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्राई कैच ब्लॉक इफ एल्स की तरह, मतलब कंपैरिजन फेयर तो नहीं है, लेकिन चले समझाने के लिए कि जैसे इफ और एल्स में से दोनों में से एक वक्त में एक ब्लॉक चलता है। अगर इफ ब्लॉक चलेगा, नहीं, ये वो मिसाल ठीक नहीं है, ये दोनों ब्लॉक चलेंगे, ठीक है? इसलिए जरा इसको अपनी यूनिकनेस में समझिएगा। जब भी कोई ऐसा कोड जिसमें आपको डाउट हो कि इस कोड में एरर आ सकता है, तो आप उसे
ट्राई ब्लॉक के अंदर कहां लिखेंगे? तो मैं समझता हूं, मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पे कोई एरर आ सकता है, कोई पॉसिबल एरर, मुझे नहीं पता वो एरर कैसे रेप्लिकेट होगा, लेकिन मैं जो भी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म होनी होगी, आप कोशिश करेंगे तो सारी बिजनेस लॉजिक हमेशा किसके अंदर परफॉर्म करें? ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर। तो सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे कोई लॉजिक लिखी, अगर इस पूरे ट्राई यानी जब ये कोड रन होगा या ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या करेगा? ट्राई ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर तो ट्राई ब्लॉक में लिखा गया सारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, तो कैच को रन ही नहीं करेगा। कैच को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा, और वो कोड सक्सेसफुली रन होके रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट के पास जाएगा और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इस रिक्वेस्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के दौरान कोई एरर आ जाता है, किसी भी किस्म का एरर आ जाता है, तो ट्राई कैच ब्लॉक लिखा ही इसलिए जाता है कि ट्राई ब्लॉक में अकर होने वाले एरर को कैच करे और उसे कहां थ्रो करे? कैच ब्लॉक में। और कैच ब्लॉक में हम एक वेरिएबल लिखते हैं जिसमें हम एरर की इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। और यहां हम उस एरर को क्या कर सकते हैं? लॉग करके प्रेजेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये एरर तो सर्वर के कंसोल पे दिखेगा, क्लाइंट को तो एरर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो हमने ये एरर किधर सेंड करना है? क्लाइंट को सेंड करना है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम यहां से इसको कॉपी करके ये कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स सेंड करो क्लाइंट को, और मैसेज में क्या सेंड कर दो? वो पूरे का पूरा एरर जो हमें मिला है। तो इस केस में क्या होगा? अगर कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तब भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट होगा, और अगर कोई एरर होगा तब भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट होगा। अगर एरर होगा तो रिस्पॉन्स में क्या जाएगा? एरर। और अगर कोड सक्सेसफुल होगा तो रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा? सक्सेस का मैसेज। क्लियर होगी ये बात? यहाँ एक मसला है कि अभी बिजनेस लॉजिक के लिए मैंने कितने मेथड लिखे हैं? दो है। 1, 2, 3, 4, 5। ये 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी मेथड्स में एरर आएगा उन सब की एरर हैंडलिंग में यूं मैनुअली करूंगा। मैनुअली करूंगा। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अभी एरर ये पूरा प्रॉपर हैंडल नहीं हुआ, अभी तो ये एरर के ऑब्जेक्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो इतना प्लंदा ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि जो आपको समझ नहीं आएगी। तो मुझे इसको क्या करना है? एरर की प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है और बहुत सारी वर्किंग करनी है, फिर इसे क्लाइंट की तरफ भेजना है ताकि क्लाइंट को सिर्फ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिले, कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी अनवांटेड अनअंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन उसको ना मिले। तो मसला ये है कि मुझे हर फंक्शन की बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करते हुए एरर हैंडलिंग बार बार अलग 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 करनी पड़ेगी हर जगह। दैट्स अ हेडेक। तो मैंने जो ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर किस लिए बनाया था? जहां एरर अकर हो, एरर पकड़ के उसको दे दो, अगला काम वो जाने। और तो हम यहां क्या करेंगे? यहां करेंगे कि भाईजान हम एरर हैंडल नहीं कर सकते, ये पकड़ो नेक्स्ट और ये पकड़ो एरर। बस ये नेक्स्ट क्या करेगा इंशाल्लाह कल देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? क्योंकि वो मुझे 3 दफा इशारे मिल चुके हैं क्लास खत्म करने के। तो